अपन ने लास्ट क्लास में पैराबोला ही कर रहे थे अपन, तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सी अगर कोई फोकल कोड है, फोकल कोड होती है जो फोकस से पास करती है, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई फोकल कोड है एंड इट इज पासिंग थ्रू a,0, ठीक है, और इसके एंड पॉइंट से मतलब पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और मैं इसके पैरामीट्रिक एंड पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। अगर आपको याद हो तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स होते हैं इसके a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 एंड b पॉइंट हो जाएगा a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2, ठीक है। ये इसके दो एंड पॉइंट्स हैं a और b, ठीक है, a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 एंड a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2, ठीक है। अब देखो, जो ये फोकल कोड होती है, इनके एंड पॉइंट्स के पैरामीटर में, इनके एंड पॉइंट्स पे पैरामीटर में ये रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो दोनों पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, t1 एंड t1 इंटू t2 इज -1। अब ये जो रिजल्ट है ये हर स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वैलिड है, ठीक है। ये जो रिजल्ट है, जैसे मान लो अगर x के इक्वल टू 4ay पैराबोला भी है, x के इक्वल टू 4ay, उसकी शेप बदल जाएगी, ठीक है, उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, फोकस 0,a हो जाएगा, और जो उसके क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी कुछ ऐसे हो जाएंगे, 2a_t1 a_t1 स्क्वायर एंड 2a_t2 a_t2 स्क्वायर, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो t1 इंटू t2 रहेगा वो तब भी -1 रहेगा। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए पॉइंट्स रहते हैं -a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1, ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्टिव हो जाता है, हमने ये पहले भी किया था पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, लेकिन तब भी रिलेशन जो रहेगा वो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ये कंडीशन वैलिड रहती है, ठीक है। ये फोकल t1 t2 की खासियत क्या है, t1 t2 की खासियत ये है कि वो फोकल कोड के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। t1 t2 क्या है, फोकल कोड के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब कुछ चीजें अपने को, अब अपन टेंजेंट के बारे में सीखेंगे यार, ठीक है। सर्कल में भी टेंजेंट के बारे में पढ़ा था अपन ने, और हर कर्व पे ये टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। तो पैराबोला में सी सबसे पहले, जैसे मान लो कोई भी पैराबोला है, ये पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है ये, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। सी स्लो, सबसे पहले अपन करेंगे स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्लो फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c जो इस पे टेंजेंट है, y इक्वल टू mx प्लस c जो इस पे टेंजेंट है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c जो इस पे लाइन टेंजेंट है, उसकी आपको स्लोप पता है, m पता है, मतलब आपको स्लोप पता है, ठीक है। ठीक है, तो c जैसे अपन सर्कल में निकालते थे कि c a और m की टर्म में क्या होना चाहिए ताकि ये टेंजेंट हो जाए उस पे। जैसे आपको याद हो, अगर ये सर्कल होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a स्क्वायर एंड y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट होती थी, तो हम बोलते थे c होना चाहिए प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट हम यूज करते थे, याद है आप लोगों को? है ना? ये आता कैसे था, दोनों इक्वेशंस को एक साथ सोल्व करके, ठीक है। दोनों y की जगह mx प्लस c पुट करते थे, और जो क्वाड्रेटिक बनती थी उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करते थे। दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व किया, क्योंकि अगर लाइन टेंजेंट होगी, उस टाइम पे अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर लाइन टेंजेंट होगी तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनेगी वो रिपीटेड रूट होना चाहिए, और अगर x में क्वाड्रेटिक बन रही है तो एक ही रूट को, मतलब दो रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उसमें से अगर रिपीटेड रूट होना है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके ये रिजल्ट अपना आता था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, आप इसको इसमें पुट करते हो, y इक्वल टू mx प्लस c पुट करते हो, x में क्वाड्रेटिक बनाते हो, तो आपके डायरेक्टली रिलेशन आता है c इज इक्वल टू a बाई m। ये जो c a और m में रिलेशन निकालने वाला फंडा है, चाहे सर्कल्स में हो
चाहे पैराबोला में हो। ये सिर्फ स्टैंडर्ड केस के लिए, मतलब मेथड सही है, लेकिन जो ये रिजल्ट होता है, फाइनल जो रिजल्ट आता है, दिस इज वैलिड फॉर ओनली दिस स्टैंडर्ड पैराबोला y is equal to 4x। अगर कोई लाइन mx प्लस सी इस पे टेंजेंट होना चाहती है तो c की वैल्यू a बाई एम होनी चाहिए। अपन मान के चलें कि a और m गिवन है, तो c सीधा सीधा a बाई एम होना चाहिए, तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर y is equal to माइनस 4x हो, y is equal to माइनस 4x हो और y is equal to mx प्लस सी हो, ठीक है, तो c is equal to माइनस a बाई एम होना चाहिए। ठीक है, और अगर x के इक्वल टू 4ay हो, ठीक है, और y इक्वल टू लाइन टेंजेंट की इक्वेशन हमेशा सेम रह रही है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c की वैल्यू होनी चाहिए माइनस a इंटू एम स्क्वायर। सीधा सीधा कुछ नहीं, दोनों को एक साथ सोल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दिया, दोनों को एक साथ सोल्व किया तो वो सारे x आ जाएंगे जो जिसपे ये दोनों मीट कर रहे हैं, लेकिन x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही x आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि लाइन टेंजेंट हो, तो इट हैज टू बी रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। और लास्ट केस है x इक्वल टू माइनस 4ay, y इक्वल टू mx प्लस c, इस केस में c होना चाहिए प्लस am स्क्वायर। ये 4 रिजल्ट हैं जो आपको याद, 2 ही रिजल्ट हैं घूम फिर के, बट आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इस वाले पैराबोला के लिए y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू माइनस 4x के लिए c इक्वल टू a बाई m माइनस a बाई m है, एंड x इक्वल टू 4ay एंड x इक्वल टू माइनस 4ay के लिए c इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, c इक्वल टू प्लस am स्क्वायर है। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको याद रखनी है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए, जो स्लोप फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होती है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इस सर्कल में क्या होता था, c इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर होता था। ठीक है, एक स्लोप से 2 टेंजेंट बन सकती थी, एक स्लोप की 2 टेंजेंट होती थी सर्कल में। ठीक है, पैराबोला में ऐसा नहीं होता, पैराबोला में एक स्लोप की एक ही टेंजेंट होती है, तभी c की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। हर केस में देखो c की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, तो हर स्लोप की एक ही टेंजेंट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट है ओके, एक सेकंड, चलो नोट कर लो यार, लो करो नहीं दी नोट। ठीक है, इसमें आपको स्लोप गिवन है और पैराबोला गिवन है। ठीक है, पैराबोला गिवन है तो वहां से a आ जाएगा, ठीक है, और स्लोप तो गिवन ही है, तो क्या, तो सिर्फ c की वैल्यू, लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, m और c होता है, m आपको गिवन है, c की वैल्यू आपको बता दी, c की वैल्यू 0 होंगी तभी वो लाइन टेंजेंट बन पाएगी। आपको फंडा क्या याद रखना है, अगर मान लो, चलो ये तो स्टैंडर्ड केस हो गया, इसके लिए तो अपन रिजल्ट याद रख लेंगे। अगर मान लो कोई भी पैराबोला है, रोटेटेड पैराबोला है, कहीं पे पड़ा है, ठीक है, और आपको एक लाइन दे दी कि इस लाइन पे टेंजेंट होना है, इस पैराबोला पे कोई भी पैराबोला है और एक लाइन दे दी, एक उस लाइन में कुछ वेरिएबल है, ठीक है, आधी चीज गिवन आधी नहीं गिवन, तो एक लाइन दे दी आधी और एक पैराबोला दे दिया, बोला ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड केस नहीं भी है, जनरलाइज्ड केस है, तो भी आप ये मेथड कैसे यूज कर सकते हो, उस लाइन को और पैराबोला को एक साथ सोल्व करके। ठीक है, जब आप पैराबोला और लाइन को एक साथ सोल्व करोगे, आपके y या x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते ही, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते ही आपका क्या बोलते हैं, जो भी वो वेरिएबल होगा वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट to both these curves, x square plus y square is equal to 2a square, ठीक है, and y square is equal to 8x। ठीक है, x square plus y square is equal to 2a square and y square is equal to 8x। ठीक है, find the equation of straight lines which touches both of these curves। अब ये क्या कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। दोनों ज्यादातर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में ऐसे ही आते हैं कि दो कर्व्स दे देंगे आपको और बोलेंगे दोनों पे जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालो। तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो पहले वाला, ये कौन सी फिगर है, ये बता सकते हो, ये कौन सी फिगर है? सर्कल्स इक्वेशन।
सर्कल। और इसका सेंटर क्या है सर्कल का? सर्कल इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है, और इसका रेडियस क्या बनेगा? √2 है। √2 बिल्कुल ठीक है। तो सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है √2 ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक सर्कल बन गया है ना। अब ये पैराबोला है, ये तो अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला अपना, इसका ए जो है वो 2a है खुद ठीक है। भाई कॉमन टेंजेंट का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको भी टच करे और फर्दर जाते जाते इसको भी टच करे, ऐसे कॉमन टेंजेंट ये होती है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्शन है वहां पे टेंजेंट ना दी, वो नहीं पूछ रहा। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ही लाइन जो दोनों पे टेंजेंट हो जाए ठीक है। अब देखो चलो ये ऐसी मैंने लाइन मान ली जो दोनों पे टेंजेंट है ठीक है। एक सेकंड को इसको थोड़ा अपन और कलर से बना लेते हैं ताकि थोड़ी क्लियर। ये जो ग्रीन लाइन है, लेट अस से दिस इज कॉमन टेंजेंट ठीक है। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज कॉमन टेंजेंट ठीक है। ठीक है, तो सी अब ये जो, अब देखो जब भी कॉमन टेंजेंट है ठीक है, दो बन सकती हैं, साफ साफ दिख रहा है कैसे जाएगी, तो एक नीचे की तरफ भी जा सकती है ठीक है। तो निकालनी कैसे इक्वेशंस से, जब भी आपको कॉमन टेंजेंट जैसे बनी हुई है ठीक है, दोनों केसेस स्टैंडर्ड है। सी अगर किसी को क्या बोलते हैं पैराबोला पे टेंजेंट होना है तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखनी चाहिए? y इक्वल टू mx, इस लाइन की इक्वेशन में कैसे यूज कर सकता हूँ? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, लेकिन a खुद यहाँ पे 2a है, ये क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 2a है ना, तो a खुद 2a है, तो c क्या होना चाहिए 2a बाई m। ये हर लाइन जो इस पैराबोला पे टेंजेंट होगी वो ऐसी दिखेगी, इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट? हर वो लाइन जो इस पे टेंजेंट होगी वो ऐसी दिखेगी अभी स्लो फॉर्म से, है ना। yes, अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, दोनों की स्लो फॉर्म लिख सकते हो ठीक है। ये मैंने पैराबोला की स्लो फॉर्म लिख दी और ये मैंने मान लो सर्कल की स्लो फॉर्म लिख दी। सर्कल की स्लो फॉर्म होती थी y इक्वल टू mx प्लस c क्या होता था a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। a खुद क्या है, a मतलब रेडियस होता था √2a, तो √2a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर ठीक है। ये दोनों फॉर्म्स लिख दी मैंने, ये मैंने पैराबोला के हिसाब से लिख दी और ये सर्कल के हिसाब से ठीक है। दोनों स्टैंडर्ड केसेस गिवन थे तो इजी था अपने लिए ठीक है। बस ये अपने को स्लो फॉर्म याद होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों सेम ही लाइन की इक्वेशन है, ये उसी टेंजेंट की इक्वेशन आपने पैराबोला के हिसाब से लिख दी और उसी टेंजेंट की इक्वेशन आपने सर्कल के हिसाब से लिख दी, है दोनों सेम ही लाइन। ये तो समझ पा रहे हो ना आप, है दोनों ग्रीन लाइन ठीक है। एक बार सर्कल ने अपने हिसाब से उसकी इक्वेशन दे दी, एक और पैराबोला ने अपने हिसाब से उसकी इक्वेशन दे दी। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? दोनों स्टैंडर्ड केसेस गिवन थे, मैंने एक लाइन मानी जो दोनों को टच कर रही है, दोनों पे टेंजेंट है। अगर ये लाइन दोनों पे टेंजेंट है तो ये दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ठीक है। तो एक है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m और दूसरा है y इक्वल टू mx प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये दोनों सेम लाइंस हैं ठीक है, अब ये दोनों सेम लाइंस हैं तो इसमें कोफिशिएंट्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। y और x का कोफिशिएंट वैसे ही प्रोपोर्शनल है, 1/1 इज इक्वल टू m/m इज इक्वल टू, सिर्फ c दोनों एक इक्वल होने चाहिए ठीक है। ये बाय चांस क्वेश्चन ऐसा बन गया कि x और y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है, तो ये कैंसिल हो गया √2 ठीक है। तो जो अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, एक ही लाइन की क्वेश्चन को दो बार लिखा हुआ है, दो तरीके से लिखा हुआ है, तो 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल बन गया 2, तो m स्क्वायर बन गया 1, m बन गया प्लस माइनस 1। बस एक बार स्लोप आ गई, अब तो क्या ही है, किसी भी लाइन में पुट कर दो, दो स्लोप्स आ गई ना, m प्लस 1 और m माइनस 1। एक और प्लस 1 को पुट करो इस इक्वेशन में तो पहली टेंजेंट आ जाएगी, एक और माइनस 1 को पुट करो तो दूसरी टेंजेंट आ जाएगी। दोनों टेंजेंट्स एक ही टर्म में आएंगी क्योंकि a अपने को गिवन नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन में गिवन था ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगी, तो एक ही टर्म में ही चलती जाएगी इक्वेशन। समझ में आया
ठीक है। ए की टेंजेंट की इक्वेशन को दो तरीके से लिखा, एक पैराबोला की टेंजेंट मान के और एक सर्कल की टेंजेंट मान के। हमेशा ऐसे ही कर्व आएंगे। आगे जाके अपन एलिप्स हाइपरबोला सीखेंगे तो क्या होगा, बोल देंगे कि एक पैराबोला और एलिप्स पे कॉमन टेंजेंट निकालो, तो एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करूंगा मैं, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करूंगा, दोनों को कंपेयर कर दूंगा। अब ये मेथड आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, कोई भी दो कर्व्स हो, दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, उनको कंपेयर कर दिया। ठीक है, कोई भी दो फॉर्म्स हो। ठीक है, क्लियर हुआ? सर जब आपने वो ग्रीन लाइन की इक्वेशन लिखी, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, वो कैसे लिखी है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। सी वो लाइन दोनों पे टेंजेंट है। ठीक है, मैंने एक और उसको पैराबोला पे टेंजेंट माना। अगर ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन ऐसी दिखनी चाहिए, स्टैंडर्ड पैराबोला है ना। ठीक है, कोई एम नहीं मेरे को मालूम, एम मैंने वेरिएबल मान लिया। ठीक है, लेकिन इसकी अगर ये ग्रीन लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है, अगर ये पैराबोला पे टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन ऐसी दिखनी चाहिए ना। ये 2a/m कैसे आया? सी वही अभी पीछे स्टैंडर्ड केस बताया था ना मैंने, कि जब ये लाइन इस पे टेंजेंट होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस पे टेंजेंट कब होगी, जब c इज इक्वल टू a बाय m होगा। यहाँ पे क्या है, a खुद 2a है, यहाँ पे 8ax लिखा है ना 4ax की जगह, तो ऐसा लिखा है 4 इंटू 2a इंटू एक्स, तो a की जगह खुद 2a है। ठीक है, स्टैंडर्ड केस में। ठीक है, तो इसलिए बस a की जगह यहाँ पे 2a आ गया, तो c इज इक्वल टू 2a बाय m। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a बाय m। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही बस रेडियस भी इसका, फिर इसका रेडियस भी रूट 2 है। तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, y इक्वल टू mx प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो प्लस a की जगह प्लस रूट 2 आ गया, क्योंकि अब सर्कल में a की जगह रूट 2 रेडियस है, तो यहाँ पे इसलिए रूट 2 आ गया। ठीक है, अब Yes. आप लोग माइनस वाला भी यूज कर सकते थे यार, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होते हैं सर्कल के केस में, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका घूम फिर के प्लस माइनस वन ही आएगा। ठीक है, तो वो मैंने प्लस वाला यूज कर लिया, आप कोई भी यूज कर सकते थे। फिर लास्ट में हमने जो c है उसको भी कंपेयर किया है, सिर्फ प्रोपोर्शन किया है। सी दोनों एक ही टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्कल ने अपने हिसाब से उसकी इक्वेशन दे दी, पैराबोला ने अपने हिसाब से उसकी इक्वेशन दे दी। वो एक ही टेंजेंट है, दो बार लिखी हुई है इक्वेशन, तो हमने उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए। y के कोफिशिएंट सेम थे, x के कोफिशिएंट सेम थे, तो अब कांस्टेंट वाले को भी सेम होना पड़ेगा। वैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैंने प्रोपोर्शनल वाला ही वो लगाया। ठीक है, प्रोपोर्शनल होने के बाद वो कांस्टेंट वाले सेम ही हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि y और x के सेम थे। ठीक है, फिर एक m और नहीं आएगा साथ में नीचे डिनोमिनेटर में? हाँ डिनोमिनेटर में m और आएगा यार, ये मैंने गलती की है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आएगा, हाँ स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर प्लस m की पावर 4 आएगा। ठीक है, हाँ तो ये गलती होगी यहाँ पे, m स्क्वायर प्लस m की पावर 4 आएगा। m स्क्वायर को t लेना पड़ेगा आपको, तो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू माइनस 2। m स्क्वायर माइनस 2 हो नहीं सकता। ठीक है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से फिर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा घूम फिर के, लेकिन हाँ वो m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही थी, तो m स्क्वायर m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हाँ वो यहाँ पे गलती थी यार, एक m एक्स्ट्रा आना चाहिए था, तो m एक्स्ट्रा आएगा, तो स्पेलिंग बोथ साइड्स करोगे तो वहाँ पे m स्क्वायर बन जाएगा उसका, फिर वो m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो आगे आपको सोल्व करनी आती है। ठीक है, और बताओ यार, और किसी को कोई डाउट? मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इसी टाइप के दिखेंगे आपको कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, सर डन। अब देखो, अब इसको मतलब दूसरा तरीका क्या है, सी अगर कई बार अपने को जैसे सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म कम याद रहती है, ठीक है, चलो पैराबोला की तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ मैं। जो सर्कल है उसका सेंटर 0,0 था और रेडियस 2a था, और जो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी वो मैंने लिखी y इक्वल टू mx प्लस 2a बाय पैराबोला के हिसाब से। ठीक है, पैराबोला के हिसाब से इक्वेशन ये बन गई। अब अगर मेरे को दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं याद, सिर्फ पैराबोला की याद है मान लो, ठीक है, पैराबोला की याद है तो y इक्वल टू mx प्लस 2a। ठीक है,
अब यार ये जो लाइन है ये पैराबोला पे तो टेंजेंट है, अब मेरे को इसको सर्कल पे भी टेंजेंट बनाना है। एक पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, दूसरे पे उसको टेंजेंट की इक्वेशन बना दो, ठीक है। तो मैंने पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब मैं इसको सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन बनाऊंगा। सी सर्कल पे अगर कोई भी लाइन टेंजेंट होती है ना, तो उसकी खासियत है कि उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है कि नहीं होता। अगर ये लाइन इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है √2 है, तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। करके देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 0 0 पुट किया, -2a/m अपॉन √1 + m² इज इक्वल टू √2a। a से a कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बन जाएगी जो पहले बन रही थी, m⁴ + m² इज √2। एग्जैक्टली ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर आगे, अब ये देखो इस वाले फॉर्म का ज्यादा बेनिफिट है। ये वाली फॉर्म ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है? मान लो यार, अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लो पैराबोला आपको स्टैंडर्ड गिवन है, ठीक है, पैराबोला आपको स्टैंडर्ड गिवन है, लेकिन सर्कल आपको स्टैंडर्ड नहीं गिवन। सर्कल आपका कोई भी रैंडम सर्कल गिवन है जिसका ऑब्वियसली अगर आपको सर्कल कोई भी गिवन हो तो सेंटर और रेडियस तो आप निकाल ही सकते हो, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो सर्कल जनरलाइज भी गिवन होता, पैराबोला स्टैंडर्ड होना चाहिए, पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं होगा फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मान लो पैराबोला स्टैंडर्ड था तो पैराबोला पे टेंजेंट ये होगी। अब अगर सर्कल कुछ और भी होता ना, इस वाले मेथड में दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर सर्कल स्टैंडर्ड ना हो के कुछ और भी होता, मान लो उसका सेंटर 1,2 और रेडियस 5 होता, तो आप क्या करते, इस लाइन का 1,2 से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर देते बस। अब उसमें सी अगर कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, अगर कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब सेंटर कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अब सर्कल को, ये हमेशा जनरलाइज ट्रू है। सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ये जनरलाइज्ड चीज है, मतलब इसमें कोई सर्कल का स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है। अगर कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो चाहे सेंटर चाहे कुछ भी हो, रेडियस चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर मान लो इसका सेंटर 0,-1 भी होता और रेडियस 4 भी होता, तो जो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी थी पैराबोला के हिसाब से, उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल अपन कर सकते थे, ठीक है। जबकि जो पिछले वाला मेथड था, ये यहाँ पे मैंने दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की थी। अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक सेकंड, यहाँ पे मैंने पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की है और यहाँ पे मैंने सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की है। जो ये वाला मेथड था उसके लिए सर्कल का स्टैंडर्ड होना जरूरी था, क्योंकि ये जो y=mx + 2a ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल के लिए वैलिड है, ये हर सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों का स्टैंडर्ड होना जरूरी था, इसलिए मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज भी कर पा रहा हूँ। जो अगला मेथड है उसमें सर्कल का स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसमें सर्कल का स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसमें सर्कल जो होगा वो जनरलाइज होगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? तो अगर सर्कल की खासियत ये है, सी अगर पैराबोला ऐसे शिफ्टेड हो ना, रोटेटेड हो, तो बहुत दिक्कत हो सकती है सोल्व करने में, ठीक है। लेकिन जब सर्कल कैसा भी हो, सर्कल की खासियत ये है कि सर्कल पे कोई भी टेंजेंट होती है उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। तो चाहे सर्कल स्टैंडर्ड हो चाहे नहीं हो, ये प्रॉपर्टी अपन हमेशा यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। तो अगर पैराबोला स्टैंडर्ड था, सर्कल चाहे स्टैंडर्ड था चाहे नहीं था, ठीक है, पैराबोला पे स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उसका सर्कल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। दो बेनिफिट ये है इसमें कि एक तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को याद नहीं रखनी पड़ी, ठीक है। पैराबोला की तो याद रखनी पड़ेगी, उसमें आप नहीं कर सकते, बार बार डिराइव करना मुश्किल होता है, लेकिन सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं भी रखी तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये चीज जनरलाइज्ड हो गई, ये वाला जो मेथड था ये जनरलाइज्ड हो गया। इसमें अब क्या बोलते हैं, इसमें अब
ये लिमिटेशन नहीं रही कि सर्कल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो पिछला मेथड था जहां पे मैंने दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म तभी लिख सकता था जब सर्कल भी स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नोट कर लिया सबने? मेथड समझ में, इसी टेंजेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ठीक है। हर जो अपन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी कोनिक सेक्शन करेंगे, सब टेंजेंट ही सबसे ज्यादा, टेंजेंट का ही खेल है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, नोट कर लिया गया सभी ने? नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म। ये टॉपिक हमने सर्कल में भी किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म। सबसे पहले है स्लो फॉर्म, जो आपने ऑलरेडी कर ली, ठीक है। स्लो फॉर्म वही c इज टू a बाय m होता है y स्क्वायर इज टू 4ax के लिए। अगर y स्क्वायर इज टू 4ax है, ये वापस रिपीट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कर लिया हमने। y इज टू mx प्लस c है तो c इज टू a बाय m होगा, ठीक है। अगर x इज टू 4ay है, अगर x इज टू 4ay है तो y इज टू mx प्लस c इज टू माइनस am स्क्वायर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो कर लिया अपने। सेकंड फॉर्म है पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, यार कोई बताएगा? किसी को याद है? पॉइंट फॉर्म हमने सर्कल में भी किया था, क्या होता था पॉइंट फॉर्म का मतलब? सर 2 पॉइंट्स गिवन। 2 पॉइंट्स नहीं, लाइन, एक पॉइंट गिवन है जो कि कर्व के ऊपर लाई करता है। x1 इज y1 इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन द कर्व, ठीक है। इसके पॉइंट फॉर्म होती है, पॉइंट फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन रहता है जहां पे आपको टेंजेंट निकालनी होती है, ठीक है। कर्व के ऊपर ही एक पॉइंट गिवन होता है जहां पे अपने को टेंजेंट निकालनी होती है। और निकालते कैसे थे यार इक्वेशन, ये याद है किसी को? सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट गिवन होता था तो इक्वेशन कैसे आती थी? ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म थी ये। यहाँ पे भी वही लग जाएगी, सीधा सीधा सोचो। सर्कल के ऊपर जब, यार ये आपके टेस्ट में भी आ रही है ये सारी चीजें, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर जब कोई पॉइंट गिवन होता था तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते थे? सर t इक्वल्स टू 0। बिल्कुल दिव्या, सही बात है, t इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको बताया था कि हर कर्व के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा पॉइंट फॉर्म हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। पैराबोला के लिए भी पॉइंट फॉर्म हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। तो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 हो जाएगा, ठीक है। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ठीक है, ठीक है। तो सी, ये जो पॉइंट फॉर्म है ना, मतलब t इज इक्वल टू 0 है, उसके लिए आपको याद है कि x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना था, y स्क्वायर को y1 से। x को किससे रिप्लेस करते थे? x को किससे रिप्लेस करते थे? x प्लस x1 अपॉन 2। x प्लस x1 बाई 2, बिल्कुल। y को रिप्लेस करते थे y प्लस y1 बाई 2 से। एक x इंटू y की टर्म सर्कल में नहीं आती थी, इसमें आ सकती है, तो सर्कल इसको रिप्रेजेंट करते हैं x1y प्लस y1x बाई 2 से। x इंटू y की टर्म को रिप्लेस करते हैं x1y प्लस y1x बाई 2 से। अब ये जो पॉइंट फॉर्म है ना, t इज इक्वल टू 0 जो है, इसके लिए पैराबोला का स्टैंडर्ड होना कोई जरूरी नहीं है। t इज इक्वल टू 0 कर्व कैसा भी हो, इनफैक्ट हमें ये भी जरूरी नहीं है जानना कि कर्व है कैसा, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या हाइपरबोला है या सर्कल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। t इज इक्वल टू 0 अगर कोई पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू 0 से उस पे उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन आ सकती है विदाउट फर्दर नोइंग कि कर्व क्या था एक्चुअली में, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 जो है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल जनरलाइज्ड पैराबोला, ठीक है, ठीक है। इसके लिए ये मैंने स्टैंडर्ड केस लेके दिखा दिया यहाँ पे आपको, बट स्टैंडर्ड केस ना भी होता, कोई भी पैराबोला होता तब भी चल जाता, ठीक है। जो ये स्लो फॉर्म थी, इसके लिए स्टैंडर्ड, चारों स्टैंडर्ड केसेस में से कुछ एक होना जरूरी था। ये वाला जो केस था, इसमें
चारों स्टैंडर्ड केस में से कोई एक केस होगा तो उसके हिसाब से सी लगेगा। लेकिन इस वाले केस में जो ये जनरलाइज के लिए वैलिड होते हैं ना, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना क्वेश्चन की वो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैंडर्ड में से। ठीक है, तो अगर जनरलाइज पूछ रहे तो जनरलाइज का भी अपने को आना चाहिए। ठीक है, और सबसे इजीएस्ट यही है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है तो सीधा सीधा t इज इक्वल टू 0 से ठीक है। यस सर। और इन केस ऑफ सर्कल नहीं, टी तो नहीं ऐसा होती थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो टी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी। टी इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी। आर एन देखो गलत फहमी होगा। ठीक है, हाँ, तो यार पॉइंट फॉर्म के लिए जस्ट कोई भी कर्व गिवन हो और उसके ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट गिवन हो, बस इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म कुछ अलग से नहीं है, इट इज सेम एज पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर मान लो एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है 80 स्क्वायर 280। ठीक है, ये पैराबोला है और उसके ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है 80 स्क्वायर 280। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के हिसाब से इस पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या होगी इक्वेशन बता सकते हो? इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जो टेंजेंट बनी इसकी इक्वेशन कैसे निकालूं? कैसे निकालें यार इसकी इक्वेशन बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन। अरे बताओ, बहुत इजी है ये तो। तो 280y, हाँ, y1 विच इज 280y, मतलब y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ठीक है, तो y1 की जगह 280 और x1 की जगह 80 स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे इक्वेशन को तो ऐसा बन जाएगा 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू x बाई टी प्लस 80। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर यहां से आपको एक चीज सीख सकते हो आप कि अगर आप P पे टेंजेंट बनाते हो, अगर आप इस स्टैंडर्ड पैराबोला पे P पे टेंजेंट बनाते हो, ये मैंने सीधा सीधा पॉइंट फॉर्म लगा दिया 80 स्क्वायर 282, तो पॉइंट ही तो है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो सीधा से t इक्वल टू 0 लग जाएगा। बस इतना सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसा भी पॉइंट हो अगर इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो सीधा सीधा t इक्वल टू 0 लग जाएगा, वही अपने लगा दिया। अब इस वाले पैराबोला के लिए y इक्वल टू 4x के लिए किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो उसकी स्लोप होती है 1/t। ये चीज आप याद रख सकते हो, 1/t। ठीक है, y इज गुड mx प्लस c होता है ना, तो वहां से आप देख सकते हो जो m है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और पैरामीटर में। अगर y इक्वल टू 4x पैराबोला है तो पैरामीटर में और स्लोप जो उस पॉइंट पे स्लोप बनेगी, उन दोनों में जो रिलेशन है दैट इज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, m इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही अगर x के इक्वल टू 4ay पैराबोला है, नोट कर लिया था ना पीछे, इसका पैरामीटर क्या होगा यार? x के इक्वल टू 4ay का पैरामीटर क्या होता था? x के इक्वल टू 4ay का पैरामीटर क्या होता था, याद है किसी को? सोचो यार, ये तो बता ही सकते तुम लोग। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता था? दो थोड़ा दिमाग पे जोर। टू 80 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ ठीक, 280 स्क्वायर। ठीक है, इतना भी एग्जाम्स का बोझ नहीं है कि थोड़े बहुत बेसिक चीजें नहीं याद रखो। ठीक है,
उसका 8। अब इसमें अच्छा, अगर मान लो ये शेप ऐसी बनती थी, दिस वाज अ वर्टिकल पैराबोला, अगर मान लो कोई पॉइंट है वही 280, 80 स्क्वायर, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन लिख के बताओ, इसकी इक्वेशन लिख के टी और एम में रिलेशन बताओ मेरे को, इसके टी और एम में क्या रिलेशन होगा। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, फिर उसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखो, फिर बताओ मेरे को टी और एम में क्या रिलेशन होगा। करो सभी सॉल्व। पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, फिर टेंजेंट की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखो, फिर अगर y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आपने लिख लिया, ठीक है, फिर आप बताओ कि m और t में क्या रिलेशन आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और t में क्या रिलेशन आ रहा है, जैसे पीछे किया था। ठीक है, तो पहला टास्क है टेंजेंट की इक्वेशन लिखना। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, चलो ये बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे। 280x। हाँ वही, t इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 4a y प्लस y1, बिल्कुल t इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सही बात है मुस्कान। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा 2atx इज इक्वल टू 2a y प्लस at स्क्वायर। तो 2a कैंसिल आउट हो गया, y क्या हो गया, y इज इक्वल टू tx माइनस at स्क्वायर, ये बन गया सीधा सीधा। अब स्लोप क्या है इसकी, स्लोप क्या है इसकी, t। t, बिल्कुल। तो m क्या हो गया, सीधा सीधा m क्या हो गया, t। पिछली बार m और t में क्या रिलेशन था, y इक्वल टू 4ax में, हाँ बिल्कुल, y इक्वल टू 4ax में t और m एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, m इक्वल टू 1/t था, और यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू t है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा इसके लिए बताओ, y इक्वल टू -4x के लिए, इसके लिए t और m में रिलेशन निकालो, खुद ड्राइव करके देखो। ये ऐसा पैराबोला है, इसके पैरामीट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। इसके पैरामीट्रिक हो गए -80 स्क्वायर, 280। ठीक है, इसमें बताओ t और m में क्या रिलेशन होगा। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, फिर t और m में रिलेशन बताओ, करो सॉल्व। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का रिलेशन, m इज इक्वल टू -1/t आ रहा है। ठीक है, और अगर आप चौथे वाले पैराबोला के लिए करोगे, x इज इक्वल टू -4ay के लिए, तो उसकी कोऑर्डिनेट 280 -80 स्क्वायर, तो उसमें m इक्वल टू -t आ जाएगा, इस वाले में m इक्वल टू -t आ जाएगा। ठीक है, तो यार एक इसका थोड़ा सा इजी तरीका भी है पैरामीटर और स्लोप में रिलेशन मतलब याद रखने का, ऐसे बार बार इतना लेंथी मतलब डिराइव करके फिर y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, dy बाई dx पढ़ा आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन निकालते थे, यस सर। है ना। और अगर पैरामीट्रिक होता था, जैसे मान लो y है 80 स्क्वायर और x है 280, तो इसका dy बाई dx कैसे निकाला जाता था, अगर दोनों पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये चीज कराइए। अगर दोनों किसी पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है, अगर दोनों किसी पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है, तो दोनों को उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, ये चीज करवाइए आप लोगों को। किया आपने ये नहीं किया। ठीक है, तो चलो अभी बता देता हूँ आपको, यही लॉजिक है बस। dy बाई डी, अगर डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है, लेकिन दोनों पैरामीटर की टर्म में गिवन है, y इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड x इक्वल टू 280, तो अगर दोनों पैरामीटर की टर्म में गिवन है और dy बाई dx निकालना है, तो दोनों को y और x को दोनों को उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में और डिवाइड कर दो, सीधा सीधा। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसका निकालो dy बाई dt क्या होगा, पहले dy बाई dt क्या होगा, 280, बिल्कुल। a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और dx बाई dt क्या होगा 2a, बस दोनों को डिवाइड करो तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t
टी आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ dy बाई dx क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता था ना, dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता था ना, ठीक है। तो ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, x के इक्वल टू 4ay वाला, ठीक है। उसके लिए आपने क्या निकाला था, t इक्वल टू m, तो वही आ रहा है ना dy बाई dx एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट ही। जब अपन 12th क्लास में होंगे तो ये एक पूरा टॉपिक है इस पे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें पूरा मतलब इस पे है कि हम डिफरेंशिएशन की हद से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर दिया। जो dy बाई dx होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप कर्व पे dy बाई dx निकालते हो ना, तो वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है उस पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे कर्व की अगर आप dy बाई dx निकालते हो तो इट विल गिव यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होती है। तो अगर आप किसी 80 स्क्वायर को 280 मतलब 280 80 स्क्वायर पे dy बाई dx निकालते हो तो वो आपको टेंजेंट की स्लोप ही देगा। तो m इक्वल टू t हो गया, ठीक है। जैसे मान लो, कहना क्या चाहता हूं मैं, अगर मान लो y इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इसके पैरामीटर है 80 स्क्वायर को 280, आपको स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर देना है बस, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अगर आप निकालोगे तो m इक्वल टू 1/t आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो हर बार अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स याद है तो सीधा सीधा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करके स्लोप ऑफ टेंजेंट और t में रिलेशन निकाल सकते हो। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना याद रखने की जरूरत पड़ेगी इससे, ना आपको पूरा बार बार डिराइव करना पड़ेगा। y1 इक्वल टू 4x dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx खुद ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। किसी पैराबोला के लिए निकाल लो, x इक्वल टू -4ay के लिए निकाल लो, इसके लिए क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर सॉरी 280 माइनस 80 स्क्वायर, इसका पैरामीटर ये होता है। तो जैसे आप निकालोगे m क्या हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा -280 अपॉन 2a इसको -3। एक सेकंड वेट करें। तो यार इस तरीके से आप मतलब सीधा सीधा dy बाई dx करके भी स्लोप ऑफ टेंजेंट और t में रिलेशन निकाल सकते हो। आपको पैरामीटर याद होना चाहिए, पैरामीटर तो क्या पिछले मेथड के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी, अब ये भी जो केसेस है, सी जो पॉइंट फॉर्म थी ना वो जनरलाइज थी, जो पॉइंट फॉर्म थी वो कैसा भी पैराबोला हो उसके लिए आप लगा सकते हो। लेकिन जो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है और जो स्लो फॉर्म है ये दोनों स्टैंडर्ड के लिए वैलिड है, क्योंकि पैरामीटर आप लिख ही सिर्फ उसके लिए सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। जो 80 स्क्वायर 280 ये तभी सेट से करेगा जब स्टैंडर्ड पैराबोला है। अगर जनरलाइज पैराबोला होता तो 80 स्क्वायर 280 उसको सेटिस्फाई भी ना करता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है और जो क्या बोलते हैं अपनी स्लो फॉर्म थी, पैरामीट्रिक और स्लो फॉर्म, ये दोनों स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए वैलिड है, ठीक है। और जो पॉइंट फॉर्म थी वो हर पैराबोला के लिए वैलिड है। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हो सबको? यस सर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके टेंजेंट्स में से ही आएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझना। हर कर्व में टेंजेंट की 3 फॉर्म्स होती हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लो फॉर्म, ठीक है। यही सर्कल में भी किया था हमने, ठीक है। तो आपको बस मेथड समझना है कि पॉइंट फॉर्म में मतलब पॉइंट फॉर्म का तो रिजल्ट अपन याद रखते थे, लेकिन पॉइंट फॉर्म आती कैसे थी वो चीज समझनी है, ठीक है। फिर पैरामीटर तो खैर हर किसी का अलग अलग चलता रहता है, ठीक है। तो टेंजेंट्स थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। और ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही आएंगे कि 2 कर्व दे दी आपको और बोला कॉमन टेंजेंट निकालो, तो किसी एक पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दी, उसको दूसरे पे टेंजेंट बना दिया, या दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के कंपेयर कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। चलो बाकी कल करते हैं यार, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। आज थोड़ा टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।